नाटो का किला ध्वस्त, जेलेंस्की की शिकस्त। डोनबास अब दूर नहीं, पुतिन को निर्णायक बढ़त। जेलेंस्की युद्ध हार जाएंगे, ट्रंप अब नहीं बचा पाएंगे। पुतिन 80% डोनबास जीत चुके हैं, 20% की लड़ाई 6 महीने से लड़ रहे हैं। अब लड़ाई का आखिरी फेज शुरू हुआ है। पुतिन ने गियर चेंज कर दिया है। रूसी हमलों की इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है। यूक्रेन में भीषण तबाही मची है। डोनबास को 100% जीतने के लिए पुतिन को अब 2 बड़े शहर जीतने हैं। पूर्वी यूक्रेन में इन शहरों का नाम क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क है। रूसी आर्मी को यहां तक पहुंचने से रोकने के लिए नाटो ने यूक्रेन को आगे कर एक फौजी किला बनाया था। यह किला कॉन्स्टनतिनोवका में था, जहां 1500 ट्रेन फौजी तैनात थे। इसमें यूक्रेनी और विदेशी दोनों शामिल हैं। पूर्वी यूक्रेन में रूस को रोकने के लिए नाटो का यह आखिरी किला था। पुतिन ने नाटो के इस किले को बम मारकर चकनाचूर कर दिया। यहां ना तो नाटो का निशान बचा, ना ही यूक्रेन की सेना। एक एक इमारत खंडहर हो चुकी है। शहर भूतिया बन चुका है। और डोनबास के आखिरी 2 शहर जीतने के लिए रूस की ड्रोन आर्मी ताबड़तोड़ हमला कर रही है। टैंक बटालियन तेजी से आगे बढ़ रही है। पुतिन के लिए क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क जीतने के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ कूच करने का रास्ता खुल जाएगा। डोनबास में नाटो का किला तहस नहस होने के बाद यूक्रेन बहुत कमजोर है। पुतिन ने इसीलिए हमले बहुत तेज करने का आदेश दिया है। रूसी सेना यहां पर फैब 500 ग्लाइडेड बमों से हमले कर रही है। रूस ने यहां यूक्रेन के ड्रोन कंट्रोल हेडक्वार्टर को उड़ा दिया। रूस ने एक साथ 4 फैब 500 बम मारे। इन्हें फाइटर जेट से लॉन्च किया गया। यूक्रेन के एंटी ड्रोन सिस्टम वहां कुछ नहीं कर पाए। रूस के फैब 500 बमों ने यूक्रेन के ड्रोन हेडक्वार्टर को उड़ा दिया। उसके आसपास बने स्ट्रक्चर भी तबाह कर दिए। रूस के फैब 500 बम हाई एक्सप्लोसिव एरियल बम है। इनमें 500 किलो तक का बहुत ही खतरनाक विस्फोटक लगा होता है, जो आर्मी के बंकर और हथियार डिपो को उड़ाने की क्षमता रखता है। फैब 500 बम को सोवियत काल में डेवलप किया गया था, जो फ्री फॉल अनगाइडेड बम था। रूस ने अब इसे गाइडेड स्मार्ट वेपन में बदल दिया। अब इसे 60 से 70 किलोमीटर दूर से लॉन्च किया जा सकता है। अब इसमें जेट इंजन लगाए जाने के बाद इसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक हो चुकी है। अब सवाल है, पुतिन को डोनबास क्यों चाहिए? इसकी 2 बड़ी वजहें, एक सामाजिक, दूसरा आर्थिक। यूक्रेन का डोनबास 2 प्रांतों डोनेस्क और लुहांस्क से मिलकर बना है। डोनेस्क में 75% लोग रूसी भाषा बोलते हैं और खुद की आइडेंटिटी रूस से जोड़ते हैं। लुहांस्क में 69% लोग रूसी भाषा बोलते हैं और खुद को रूस के करीब मानते हैं। आरोप है कि जेलेंस्की के सत्ता में आते ही डोनबास के रूसी भाषी लोगों पर हमले अचानक बहुत बढ़ गए। उनकी प्रॉपर्टी पर भी हमले हो रहे थे। उन्होंने रूस से मदद की गुहार लगाई। लिहाजा पुतिन को युद्ध का मोर्चा खोलना पड़ा। यूक्रेन और नाटो देश आरोप लगाते हैं कि डोनबास पर पुतिन का हमला आर्थिक हितों से जुड़ा हुआ है। डोनबास में कोयले के विशाल भंडार हैं। यूक्रेन का 56% कोयला यहीं से जाता है। डोनबास में 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर के दुर्लभ खनिज भंडार हैं, जिनमें लिथियम प्रमुख है, जो आधुनिक बैटरी बनाने के लिए जरूरी खनिज है। युद्ध से पहले यूक्रेन की जीडीपी का 16% और कुल एक्सपोर्ट का 25% डोनबास से आता था। पुतिन के डोनबास पर कब्जे का कनेक्शन क्रीमिया से भी है, जहां इस वक्त अंधेरा छाया हुआ है। जेलेंस्की ने जुलाई के पहले हफ्ते में क्रीमिया पर बहुत ताबड़तोड़ हमले कराए हैं।
वहां रूस की जितनी गैस और तेल फैसिलिटी थी उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन ने क्रीमिया के रेल ब्रिज और रोड ब्रिज ड्रोन हमलों से उड़ा दिए। पुतिन को अगर डोनबास मिल जाता है तो क्रीमिया के लिए लैंड कॉरिडोर बनाने की जमीन भी मिल जाएगी। अभी तक क्रीमिया की रूस से जमीनी कनेक्टिविटी नहीं है। पुतिन अगर डोनबास पर कब्जा कर लेते हैं तो क्रीमिया पर 2014 में किया गया कब्जा बनाए रखते हैं तो यूक्रेन अजोव सागर से कट जाएगा। रूस का इस समुद्री क्षेत्र पर एक छत्र नियंत्रण हो जाएगा। अजोव सागर दुनिया का सबसे उथला समंदर है जो पूर्वी यूरोप में स्थित है और इसके नॉर्थ वेस्ट में यूक्रेन और पूर्व में रूस है, पश्चिम में क्रीमिया है। अजोव सागर 340 किलोमीटर लंबा और 135 किलोमीटर चौड़ा है। स्ट्रेट ऑफ कर्च के जरिए ये काला सागर से जुड़ा हुआ है। अजोव सागर की औसतन गहराई सिर्फ 14 मीटर है। दुनिया के बाकी समंदरों की तुलना में इसका पानी बहुत कम खारा है। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मछलियां पाई जाती हैं। यहाँ नेचुरल गैस के भी प्रचुर भंडार हैं। अजोव सागर में रूस का कंट्रोल होने से यूक्रेन को अपने 2 बंदरगाहों मारियोपोल और बर्डियांस्क से हाथ धोना पड़ेगा। यूक्रेन को अपना सामान भेजने के लिए काला सागर भेजना पड़ेगा। इससे लागत बढ़ेगी और टाइम भी बहुत लगेगा। इसीलिए डोनबास की लड़ाई सिर्फ रूसी भाषा बोलने वाले लोगों को बचाने की लड़ाई नहीं है। ये बहुत बड़ा आर्थिक युद्ध है जिसे किसी भी कीमत पर पुतिन जीतना चाहते हैं। जून में यूक्रेनी सेना की टुकड़ियों को 6 बस्तियों से खदेड़ दिया गया। रूस ने कोस्त्यांतिनिवका शहर पर कब्जा कर लिया। मैं ये बताना चाहता हूं कि कोस्त्यांतिनिवका पर कब्जा करना यूक्रेन सेना की उन टुकड़ियों को खत्म करने की दिशा में पहला लेकिन बहुत अहम कदम है जो अभी स्लोवियांस्क, क्रामाटोर्स्क, कोस्त्यांतिनिवका इलाके में डटी हुई है। जैसा कि आपने कहा कि ये एक मजबूत सुरक्षा वाला इलाका है जहां दुश्मन ने सुरक्षा के लिए कई स्तरों वाला सिस्टम बनाया है और स्लोवियांस्क, क्रामाटोर्स्क, द्रुजहकिवका और कोस्त्यांतिनिवका शहरों को एक ही रक्षा क्षेत्र में बदल दिया है। जेलेंस्की ने पुतिन के इस दावे को खारिज कर दिया कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। यहां नाटो समेत 1500 सैनिक अड्डा जमाकर रूस से मोर्चा ले रहे थे। जेलेंस्की ने पुतिन को चुनौती दी है कि अगर कोस्त्यांतिनिवका सच में उन्होंने जीत लिया है तो फिर 1-to-1 मीटिंग वहीं क्यों नहीं कर लेते हैं। हालांकि ऐसी ही बातें पोक्रोवस्क जीतने के बाद भी जेलेंस्की ने की थी, लेकिन सच्चाई यही है कि यूक्रेन के गेटवे कहे जाने वाले पोक्रोवस्क पर अब पूरी तरह रूस का कब्जा है। जेलेंस्की ने फ्रंट लाइन पर लड़ रहे अपने बहादुर सैनिकों को सम्मानित करते हुए कहा, पुतिन पर करारा प्रहार किया। हमारी आर्मी एविएशन ने हजारों बेहद अहम कॉम्बैट मिशन पूरे किए हैं। हर रात ये शाहिद और रूस के दूसरे ड्रोन्स को मार गिराते हैं। असल में इससे हमारे शहरों और गांवों में लगातार लोगों की जानें बचती हैं। हमारी आर्मी एविएशन फ्रंट लाइन पर हमारी सेना की मदद के लिए लगातार प्रोफेशनल और अक्सर बहुत बहादुरी भरे ऑपरेशन भी करती है, जैसे दुश्मन पर हमला करना, घायलों को निकालना और लॉजिस्टिक्स का काम संभालना। डोनबास की लड़ाई में पुतिन अब बहुत आगे बढ़ गए हैं। खार्किव, नेप्रोपेट्रोवस्क, ज़ेपोरिज़िया, खेरकान के बड़े हिस्से पर रूसी सेना काबिज हो चुकी है। ज़ेपोरिज़िया में बीती रात रूस ने भीषण अटैक किया। ड्रोन और एरियल गाइडेड बमों से हमला किया। रूसी हमले में 16 अपार्टमेंट बर्बाद हो गए। कुछ अपार्टमेंट्स में आग लग गई, कुछ के दरवाजे शीशे टूट गए, घरों में रखा सामान तबाह हो गया। इस तरफ का सारा कांच टूट गया है, सब कुछ। अच्छा हुआ मैं लेटी हुई थी, क्योंकि अगर मैं भगवान न करे खड़ी होती तो पता नहीं क्या होता। दादाजी को कांच से चोट लगी है, वो बिस्तर पर ही हैं। रूसी बमबारी के 24 घंटे बाद ही घरों से धुआं उठ रहा है। अपार्टमेंट के बाहर मलबा बिखरा हुआ है। लोग अपना कीमती सामान फिर सहेज रहे हैं। घरों के बाहर खड़ी कारें भी कबाड़ हो गई हैं। संख्या के हिसाब से देखें तो लगभग 16 अपार्टमेंट बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इनमें करीब 150 खिड़कियां टूट गई और इनकी पूरी छतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। एक हाई स्कूल को भी नुकसान पहुंचा,
जिसकी 100 से अधिक खिड़कियां टूट गई हैं। रूस ने ज़पोरिज़िया में यूक्रेनी आर्मी के लॉजिस्टिक सेंटर पर बड़ा हमला कर उसे तबाह करने का दावा किया। रूस ने गेरान 4 ड्रोन से इस हमले को अंजाम दिया। इसके अलावा रूस ने ज़पोरिज़िया में एक बड़े ऑयल डिपो को भी ड्रोन अटैक में निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक इस डिपो से यूक्रेनी आर्मी को तेल की सप्लाई होती थी। यहां बड़े-बड़े कंटेनर में तेल जमा किया गया था। नेप्रो पेट्रोवस्क और खार्किव हाईवे में भी रूस ने भीषण हमले किए हैं। यहां जितने गैस स्टेशन थे सभी को रूस ने उड़ा दिया। 220 किलोमीटर लंबे हाईवे में अब एक भी गैस स्टेशन ऐसा नहीं जो ऑपरेशनल हो। रिपोर्ट के मुताबिक इस हाईवे पर करीब 150 गैस स्टेशन थे जो रूसी हमलों के बाद बेकार हो चुके हैं। रूस ने अब सुमी, ओडेसा और खेरसान में हमले काफी तेज कर दिए हैं। सुमी में रूसी मिसाइल अटैक में 3 लोग मारे गए, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। सुमी में रूसी मिसाइल जहां गिरी, वहां आसपास की कई इमारतें बर्बाद हो गई हैं। 27 लोग घायल हैं। ओडेसा में रूस ने एक वेयरहाउस में हमला किया, जिसे राशन स्टॉक करने में इस्तेमाल किया जाता था। हमले के बाद वेयरहाउस में आग लग गई। वहां काम करने वाले 2 लोग झुलस गए। खेरसान में रूस ने एक पोल्ट्री फार्म पर ड्रोन अटैक किया। यहां से यूरोप के देशों को सप्लाई जाती थी। रूसी हमले में पोल्ट्री फार्म पूरी तरह तबाह हो चुका है। यह यूक्रेन का चेर्निहाइव इलाका है। यहां रूस ने कार्गो ट्रेन को निशाना बनाया। ट्रेन पर गेरान ड्रोन से हमला किया गया। ट्रेन में रखा सामान जल गया। रूस का आरोप है कि यह सामान यूक्रेन की मिलिट्री को सप्लाई होना था, इसीलिए निशाना बनाया। यूक्रेन के साउदर्न फ्रंट पर रूस ने फाइटर प्लेन से हमले किए हैं। इस दौरान सुखोई 35 को भी भेजा गया, जिसने अटैक हेलीकॉप्टर को कवर दिया। ऐसा यूक्रेन के एयर डिफेंस से बचाने के लिए किया गया। रूस का दावा है कि उसके एयर डिफेंस ने यूक्रेन की लंबी दूरी की 10 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। यूक्रेन ने फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल से मॉस्को समेत कई प्रांतों में हमले किए, जिनमें रूसी रिफाइनरी को काफी नुकसान पहुंचाया था। क्रूज मिसाइलें आमतौर पर 450 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भरती हैं। यूक्रेन फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल 1150 किलो का वॉरहेड लेकर उड़ान भरती है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की वजह से फ्लेमिंगो मिसाइलों को ट्रैक करना भी मुश्किल होता है। कीव पर सबसे बड़े हमले और पूर्वी यूक्रेन में एक और शहर पर कब्जे के बाद ट्रंप को फिर यूक्रेन रूस जंग की याद आई है। ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन युद्ध में डील कराने का ऑफर दिया है। ट्रंप ने पुतिन से करीब 1 घंटा 25 मिनट तक बात की। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से भी बात की। ट्रंप ने दामाद कुशनर और विशेष दूत विटकॉफ को मॉस्को भेजने का फैसला किया, जबकि नाटो में शामिल यूरोप के 26 देश रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। पुतिन उन्हें ओरेशनिक मिसाइलों की याद दिला रहे हैं। रूस कई बार ओरेशनिक मिसाइल की टेस्टिंग कर चुका है। इसका गैर परमाणु वर्जन यूक्रेन के भी खिलाफ दाग चुका है। इसको अमेरिका के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम में रोक पाने की ताकत नहीं है। रूस की ओरेशनिक मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से दुश्मन पर प्रहार करती है। पूरा यूक्रेन इसकी जद में है। यूक्रेन के पास एक भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो उसे ओरेशनिक से बचा सके। ओरेशनिक मिसाइल 5500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 13,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। ये MIRV ले जाने में सक्षम है। एक बार में 3 से 6 वॉरहेड ले जा सकती है। ये परमाणु वॉरहेड भी ले जा सकती है। ये रास्ता बदलते हुए हाइपरसोनिक स्पीड से चलती है। इसे इंटरसेप्ट करना असंभव माना